आज हम स्वाति हिंदी विशेष कक्षा 12वीं के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर ये है मैथिली शरण गुप्त जी। आज हम इनके जीवन परिचय और इनके द्वारा रचित पद्यांशों को पढ़ेंगे और समझेंगे। मैथिली शरण गुप्त जीवन परिचय अपने आप में साहित्य से राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाले महान कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 1886 में हुआ। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। वह वैष्णव होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। गुप्त जी को कविता के संस्कार अपने पिता से ही प्राप्त हुए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव में हुई। बाद में 9वीं कक्षा तक झांसी में पढ़ी। स्कूली शिक्षा में मन न लगने के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और घर पर ही स्वाध्याय किया। कुछ समय बाद गुप्त जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए। द्विवेदी जी की प्रेरणा से उनके मन मानस में कवि का स्फुरण हुआ। पहले उनकी रचना सरस्वती में छपी। सन 1923 में गुप्त जी की भारत भारती नामक काव्य कृति प्रकाशित हुई, जिनसे उन्हें साहित्य जगत में प्रसिद्धि दी। सन 1952 से 1964 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। गुप्त जी को भारत का राष्ट्रीय कवि होने का गौरव रहा। सन 1964 में हिंदी के इस महान कवि का स्वर्गवास हो गया। साहित्य सेवा। मैथिली शरण गुप्त ने अपने साहित्य से राष्ट्रीय चेतना जागृत की। उन्होंने भारतवासियों में एकता स्थापित करने तथा सद्भाव, सौजन्य, सौहार्द विकसित करने के लिए आजीवन साहित्य रचना की। उनका काव्य राम भक्ति व राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम है। फिर है रचनाएं। गुप्त जी ने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही का प्रकार काव्य लिखे। उनकी रचनाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता: खंड का, महाकाव्य, गीतिका और गीतिनाट्य। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी की कुछ रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। गुप्त जी की मौलिक रचनाएं में है रंग में भंग, जयद्रथ, पद्य प्रबंध, भारत भारती, शकुंतला, तिलोत्तमा, चंद्रहास, है ना, पंचवटी, स्वदेश संगीत, हिंदू, सैरंध्री, वन वैभव, गुरुकुल, साकेत, यशोधरा, है ना, द्वापर, सिद्धराज, मंगल, भट्ट, नहुस, पुराण गीत, अर्जुन और विसर्जन, काबा और करबला, विश्ववेदना, अजित, फिर है प्रदीक्षिणा, पृथ्वीपुत्र, विडंबा, अंजलि, अर्ध, जय भारत, युद्ध और शांति, विष्णुप्रिया इत्यादि। इसके बाद है भाव पक्ष। भारतीय संस्कृति के पक्षधर प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति उनका अनुराग, आस्था असीम है। उनकी अधिकांश रचनाएं अतीतकालीन सभ्यता, संस्कृति का गौरव लिए हुए हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम चित्रों से उनके काव्य भरे पड़े। दूसरा है राष्ट्र प्रेम की व्यक्ति। प्राचीन भारतीय संस्कृति में गहन आस्था के साथ साथ गुप्त जी का हृदय राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। उनके समय भारत गुलाम था। भारतीय समाज की दशा अत्यंत दयनीय थी। भारतीय अपने प्राचीन गौरवशाली आदर्शों को भूलते जा रहे थे। अपनी भारत भारती में भारतीयों का आह्वान करते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तीसरा है नारी के प्रति सम्मान। गुप्त जी के हृदय में नारी जाति के प्रति आदर का भाव और उनकी वर्तमान जो है अवस्था के प्रति गहरी करुणा का भाव। भारतीय समाज में नारी की स्थिति अत्यंत दयनीय है। गुप्त जी का हृदय भारतीय नारी की दयनीय अवस्था पर अत्यंत दुखी होता है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये किसका है? गुप्त जी का। गुप्त जी ने इस प्रकार से कहा है नारी के प्रति। फिर है कला पक्ष। गुप्त जी की काव्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। उनकी भाषा शुद्ध परिमार्जित हिंदी, जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता है, लेकिन भाषा क्लिष्ट नहीं होने पाई है। यथास्थान मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। सौंदर्य और सजीवता के साथ साथ उनकी भाषा माधुर्य, बोध प्रसाद गुणों का समावेश हुआ है। अलंकार योजना। गुप्त जी के काम में शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों का ही प्रकार के अलंकार में प्रयोग हुआ है। प्राचीन अलंकारों के साथ ही उन्होंने मानवीकरण, विश्लेषण, विपर्य और ध्यान, यार्थ, व्यंजना, पश्चात अलंकारों को भी अपनाया। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, विवरणा, संदेह आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। रस योजना। मैथिली शरण गुप्त ने अपने काम में प्राय सभी रसों का प्रयोग किया, नियोजन किया है। उसमें श्रृंगार, करुण, है ना,
वीर वात्सल रसों की अधिकता। अपने काम में प्रमुखतः भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इसी शैली के अंतर्गत उन्होंने काव्य में विचारात्मक, कथात्मक और आत्मभिव्यंजक, सूक्ति आदि शैलियों का प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान। गुप्त जी को साहित्यिक और राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर पर्याप्त सम्मान मिला। अपने जीवन काल में वह अनेक उपाधियों और पारितोषिकों को आदि से विभूषित किए गए। आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि प्रदान की और हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया। वे सन 1952 से 1964 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। आइए हम यहाँ पढ़ते हैं महत्ता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। ये थोड़ा सा भाव सारांश समझ लेते हैं। प्रस्तुत कविता महत्ता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है। इस देशभक्ति से ओतप्रोत कविता में कवि ने भारतीयों के ओज परोपकारिता एवं सभ्यता का वर्णन किया। आधुनिक युग में मैथिली शरण गुप्त के काव्य में सामाजिक समरसता के प्रसंग सर्वाधिक हैं। वे हमारे अतीत को अपनी कविता में स्पष्ट करते हैं कि हमारा अतीत पारस्परिक सद्भाव से ओतप्रोत था। भारतीय मृत्यु में भी अमरता के दर्शन करते हैं। भारतीय सदा से ही शिक्षित और सभ्य रहे हैं। यद्यपि महाभारत का समर हुआ, फिर भी हम लोग विकसित हुए और यूनान जैसे देशों को भी हमने सभ्यता का पाठ पढ़ाया। अन्य देश हमारी सभ्यता और प्रगति को देखकर अचंभित हैं। भारत देवताओं के स्वर्ग से भी अधिक उन्नतिशील है। इस प्रकार से ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं पद्यांश, इसका थोड़ा सा पाठ का भाव सारांश था। चलिए पहला हम यहाँ पर पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे, वे लोग या तो अज्ञ हैं या पक्षपात जता रहे। यदि हम अशिक्षित थे कहें तो सभ्य वे कैसे हुए, वे आप ऐसे भी नहीं थे आज हम जैसे हुए। ये पद्यांश है। संदर्भ समझिए। प्रस्तुत पंक्तियां महत्ता नामक शीर्षक से उद्धृत हैं। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। यहाँ पर कवि भारत के प्राचीन गौरव का बखान करते हुए भी आज भी भारत को उच्च स्थान पर सुशोभित कर रहा, मतलब सुशोभित कर रहा है। व्याख्या। जो लोग प्राचीन काल से भारत को सभ्य शिक्षित बता रहे हैं, या तो वे हमारी सभ्यता से अवगत नहीं है या फिर पक्षपात से ग्रसित होने के कारण ऐसा कह रहे हैं। यदि हम अशिक्षित थे तो वे सभ्य कैसे हो सकते, क्योंकि भारत से ही तो विविध प्रकार के ज्ञान अन्य देशों में पहुंचे। हम जितने सभ्य और ज्ञानी आज हैं, वे लोग स्वयं पहले उतने सभ्य और जानकार नहीं थे। काव्य सौंदर्य। भारत के प्राचीन गौरव का प्रभावशाली यहाँ पर वर्णन है और अनुप्रास अलंकार है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा पद्यांश। ज्यों-ज्यों प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, त्यों-त्यों हमारी उच्चता पर ओप चढ़ती जाएगी। जिस ओर देखेंगे हमारे चिन्ह दर्शक पाएंगे, हमको गया बतलाएंगे, जब जो जहां तक जाएंगे। ये संदर्भ पूर्वक है। प्रसंग। कवि ने इस पंक्तियों में व्यक्त किया कि जो प्राचीनता की खोज होगी, त्यों तो भारत की महानता का पता लगता जाएगा। जैसे जैसे प्राचीनता की खोज होती जाएगी, वैसे वैसे हमारी उच्चता माने श्रेष्ठता के प्रमाण मिलते जाएंगे। जहां भी लोग देखेंगे भारतीयों के पद चिन्ह, वहीं पर पाएंगे और संसार के सामने घोषणा करेंगे कि भारतीय वहां तक जा चुके हैं। भारत के प्राचीन गौरव का बड़ा ही सुंदर यहाँ वर्णन है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की यहाँ पर छठा दर्शनी है। चलिए तीसरा पद्यांश पढ़ते हैं। पाए हमी से प्रथम सबने अखिल उपदेश है, हमने उजड़ कर भी बसाए दूसरे बहुदेश हैं। यद्यपि महाभारत समर्थ था मरण भारत के लिए, युवान जैसे देश फिर भी शब्द हमने कर दिए। यहाँ पर देखिए शब्दार्थ है। अखिल यानी संपूर्ण, समर माने युद्ध। संदर्भ वही पूर्वक है। प्रसंग समझिए। उक्त पंक्तियों में कवि ने भारत को परोपकारी और धैर्यवान बताया है। सभी देशों व्याख्या। सभी देशों ने भारत के ऋषि मुनियों के सदुपदेश प्राचीन काल से ही सुने हैं। भारतीयों ने अपनी परवाह न करके परोपकार किए, उजड़े हुए देशों को पुनः बसाया। यद्यपि महाभारत का युद्ध एक प्रकार से भारत का सर्वनाश था, परंतु फिर भी हमने पुनः स्थापित हुए और सभ्यता और प्रगति का पथ प्राप्त किया। यूनान जैसे देशों की सभ्यता भी भारत की ही देन है। भारत ने यूनान को सभ्य बनाने में अपना योगदान दिया। भारत की दूरदर्शिता और परोपकारिता का वर्णन सटीक है। ये काव्य सौंदर्य है और मानवीकरण का यहाँ प्रयोग भारत के लिए किया गया है। इस प्रकार से बच्चों जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रही मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित
जो महत्ता यानी किस प्रकार से प्रथम सबने खेल उपदेश है। तो यहाँ पर यह है कि सभी ने हमसे ही क्या है, हमसे ही सब कुछ सीखा। यूनान जैसे देशों की सभ्यता किसकी देन है, भारत की ही देन है। चलिए, हमने बिगड़कर भी बनाए, जन्म के बिगड़े हुए, मरते हुए भी है जगाए, मृतक तुल्य पड़े हुए, गिरते हुए भी दूसरों को हम चढ़ाते ही रहे, घटते हुए भी दूसरों को हम बढ़ाते ही रहे। यहाँ पर शब्दार्थ तुल्य समान संदर्भ पूर्वक है। प्रसंग यहाँ कवि बता रहा है कि हमने गिरते हुए भी दूसरों को उठाया है ना, और सब लोगों को हमने क्या दिया है, ज्ञान दिया। व्याख्या, कवि कहते हैं भारतवासियों ने बिगड़े हुए लोगों को सुधारा है। हमने स्वयं की हालत न देखकर मृत समान लोगों को जागृत कर जीने का सुख प्रदान किया है, और गिरते हुए तो हमने ऊपर चढ़ाते रहे, और स्वयं पीछे रहकर दूसरों को क्या करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। काव्य सौंदर्य देखिए, विरोधाभास बड़ा अनूठा है, और दूसरा दूसरों का भला करने की भावना जो है बलवती बहुत ज्यादा है। इस प्रकार हमने तो स्वयं की हालत नहीं देखी, लेकिन जो मृत पड़े लोगों को हमने जागृत करके उनको सुख प्रदान किया, और गिरते हुए को हम ऊपर चढ़ाते रहे, आगे उनको बढ़ाया है। चलिए, कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, वे आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी है हमारे भक्त कल होंगे वही, जो आज व्यर्थ विरक्त है अनुरक्त कल होंगे वही। अब यहाँ प्रश्न समझिए, कवि ने भारतवासियों की उदारता का वर्णन किया है। व्याख्या, अतीत में जो लोग हमारी सभ्यता पर हंसते थे, वे ही लोग आज हमारे अनुसंधानों को देखकर लज्जित हो रहे। अनुसंधान माने कोई, जो देश आज हमारे मित्र हैं, वे भविष्य में हमारी प्रगति को देखकर हमारे क्या बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। आज जो लोग हमें व्यर्थ का समझकर विरक्त हैं, वे भविष्य में हमसे प्रेम करने लगेंगे। काव्य सौंदर्य देखिए, भारत की महानता का वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग बड़ा ही सुंदर है। इस प्रकार कवि यहाँ ये बता रहे हैं कि हमारी सभ्यता पे जो लोग हंसते थे, वे आज हमारे अनुसंधानों को देखकर क्या हो गए, लज्जित, और भविष्य में वो हमारी प्रगति को देखकर वो हमारे क्या बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। चलिए, सब देश विद्या प्राप्ति को सतत यहाँ आते रहे, सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे, है धन्य भारतवर्षवासी, धन्य भारतवर्ष है, सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है। ठीक है, यहाँ शब्दार्थ समझिए, सतत यानी लगातार, सुरलोक देवलोक, स्वर्ग सर्वथा यानी हमेशा, संदर्भ वही है। प्रसंग समझिए, उक्त पंक्तियों में कवि ने भारत की महानता के कारण भारतवासियों को और भारत को क्या कहा, धन्य कहा। सभी देशों के लोग विद्या प्राप्त करने तो सदा भारत में आते रहे, स्वर्ग में भी देवता भारत के लोगों का गुणगान गाते रहे। भारतवासी और भारतवर्ष दोनों ही अपने विद्या स्वर्ग के लिए धन्य है। भारत का अविद्या स्वर्ग से भी अधिक है। कहने का तात्पर्य कि भारतवर्ष स्वर्ग से भी अधिक क्या उन्नतिशील है। भारत की समता जो है स्वर्ग से करके कवि ने भारत के उत्कर्ष को उजागर किया है। दूसरा, अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इस प्रकार सभी देशों के लोग विद्या प्राप्ति के लिए भारत आते रहे सदैव से, और इस प्रकार से भारतवासी और भारतवर्ष दोनों ही विद्या उत्सर्ग के लिए क्या है, धन्य है। चलिए, ये लघु प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कवि के अनुसार हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग कौन हैं? कवि के अनुसार हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग वे हैं जो हम लोगों की सभ्यता से अनजान है या वे पक्षपात की भावना से ग्रसित हैं। सभी देश हमारे यहाँ किस प्रयोजन से आते हैं? तो सभी देश के लोग भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। फिर ये लघु प्रश्न है, भारत की सभ्यता के विकास को कौन लोग स्वीकार नहीं करते और क्यों? तो भारत की सभ्यता के विकास को वे लोग स्वीकार नहीं करते जो भारत के गौरवशाली इतिहास से क्या है, अनजान है, या जानबूझकर पक्षपात की भावना से ग्रसित होने के कारण भारत की सभ्यता को स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार से भारत की सभ्यता के विकास में को कौन लोग स्वीकार नहीं करते? जो लोग पक्षपात करते हैं, यह जानबूझकर पक्षपात की भावना से ग्रसित होते हैं ना, और उसकी सभ्यता को स्वीकार नहीं करते। सुरलोक में देवगण किसका वंदन कर रहे हैं? तो क्या आएगा? सुरलोक में देवगण भारत के ऋषि मुनियों सुशिक्षित भारतीयों का वंदन
कर रहे हैं। यहाँ के प्राचीन गौरव से देवता भगवान यहीं पर अवतरित होते रहे हैं। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको आज ये आपको पद्यांश पढ़ाया और इसके पहले जो गद्यांश है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, पद्यांश भी लगभग कंप्लीट है आपका। और इस प्रकार से जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो व्याकरण है, जो भी हिंदी में, तो आपको बेटा बहुत अच्छे से परीक्षा के लिए तैयारी करना है। धन्यवाद बच्चों।